Hello, future cadets. I hope all of you are staying safe and studying hard. So we are meeting for day 2 of Nightfall quiz. आपके सवालों का भक्षक, रातों का रक्षक वापिस आ गया है क्विज मास्टर नाइटफॉल. It is the only series that would ensure that you test yourself before UPSC tests you. As in this series, we are going to practice the previous year questions of not just NDA, not just CDS, but of CAPF as well. Also, as you all know, NDA, CDS, CAPF तीनों का मालिक एक ही है, सबका मालिक एक यूपीएससी. और यूपीएससी एनडीए का सवाल सीडीएस में पूछने लग गया है, सीडीएस का सवाल सीएपीएफ में पूछने लग गया है और सीएपीएफ का सवाल एनडीए में पूछने लग गया है. सो ये तीनों एक ट्रायंगल बनाते हैं और क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं. सो इट्स बेटर कि हम इस नाइटफॉल सीरीज में सारे प्रीवियस ईयर इनके प्रैक्टिस कर लें इन अ मिक्स्ड बैग, सो दैट एग्जाम में ना सिर्फ हमारी तैयारी अच्छे से हो सके बट वी नो कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस. नॉट नोइंग आंसर्स इज नॉट एनफ. The way to approach questions is also important and that we would be practicing in this. It would be having a live quiz जैसा कल की क्लास में आपने देखा. Poll would be posted in the comments. Just ABCD में से जो आपको सही लगता है गोला भरो उसको, so that you get a real time idea कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है. Those of you who are here for the first time, hi guys, I am Akshay Padola and I would be helping you in this journey of becoming worthy of worthy. So let's start Nightfall. जय नाइटफॉल. आज शुरू करते हैं ज्योग्राफी के साथ. ज्योग्राफी का पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसका सही जवाब दे पाते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन क्रैक दिस. इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न शोर of Adriatic Sea, a cold and dry wind blowing down from the mountain is known as. तो ये winds का एक टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी का, वेरी इंपॉर्टेंट. विंड सिस्टम्स दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज द परमानेंट विंड सिस्टम्स एंड सेकंड इज द टेम्पररी विंड्स. परमानेंट विंड्स में आपकी वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स या ईस्टर्लीज, पोलार ईस्टर्लीज आती हैं. इसके अलावा जेट स्ट्रीम्स भी आती हैं. देयर आर परमानेंट जेट स्ट्रीम्स, तो वो भी इसके अंदर विंड्स के अंदर आती हैं. टेम्पररी विंड्स दो तरीके की होती है. एक विच आर कॉल्ड एज सीजनल, जैसे इंडिया की जो बहुत फेमस सीजनल विंड है हम सबको पता है, लू, जो गर्मियों में फ्लो करती है. मॉनसून की जो विंड्स होती हैं वो सीजनल विंड्स हैं. सो देयर आर सीजनल विंड. सेकेंड इज जो डे के एक पर्टिकुलर टाइम में फ्लो करती हैं, जैसे सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. ओके, जो माउंटेन में फ्लो करती हैं, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम माउंटेन में जो फ्लो करती हैं थ्रू टुवर्ड्स द वैली एंड टुवर्ड्स द टॉप. So those winds on the mountain also are there. So this is the broad idea of winds. Winds is an important topic for the exam. So if you haven't revised the topic, I would request you to go and revise winds ka topic. Now quickly let me get the answer. Boro, Mistral, what are these winds? ये local winds हैं. तो एग्जाम में like every other year you would find questions on this topic कि ये जो local winds हैं ये कौन सी कहाँ flow करती है, चिनूक किस लिए फेमस है, चिनूक हैज बीन आस्क्ड मल्टीपल टाइम्स. सो ये लोकल विंड्स को लेके यू शुड बी रेडी. सो अब इसका आंसर बताओ. एड्रियाटिक सी कहां लोकेटेड है? सो दिस इज इटली. अगर मेडिटेरेनियन सी देखोगे आप, जस्ट अ सेकेंड, या सो ये शू के शेप का इटली है. देन हियर वी हैव बाल्कान रीजन ऑफ यूरोप. हियर वी हैव स्पेन एंड पोर्टुगल एंड हियर वी हैव अफ्रीका. सो ये वाला जो रीजन है इटली के पीछे का, दिस इज द एड्रियाटिक सी वाला रीजन. तो ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी, अ कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स. तो यहां पे वी हैव एल्प्स माउंटेन. सो यहां पे कोल्ड एंड ड्राई विंड जो फ्लो करती है, उस कोल्ड एंड ड्राई विंड का नाम क्या है? तो इससे आपको मैपिंग भी क्लियर होनी चाहिए कि एड्रियाटिक सी कहां पे है, वहां पे रीजन कौन से है, आइलैंड्स कौन से हैं. सो दीज शुड बी इंपॉर्टेंट. ठीक है. So, ये वाले पूरे रीजन में नॉर्दर्न इटली, हंगरी की तरफ से जो विंड फ्लो करती हुई आएगी, विच इज दैट विंड. सो इट वुड बी बोरा.
ठीक है। सो बोरा इज द विंड दैट फ्लोज ऑन दिस। ब्लिजार्ड क्या होता है? ब्लिजार्ड एक बहुत ही आइसी ग्लेशियर्स के पास से जो विंड फ्लो करती है, यूजुअली ये नाम यूज किया जाता है कनाडा एंड पोलार रीजन्स में ब्लिजार्ड का, ठीक है। ओके, सो ब्लिजार्ड इज दैट। मिस्त्राल क्या है? व्हाट इज मिस्त्राल? मिस्त्राल कहां की विंड है? क्विकली टेल मी। सेम कोल्ड विंड है जो एल्प्स का रीजन है, एल्प्स से फ्रांस की तरफ जो विंड फ्लो करती है दैट इज मिस्त्राल, ठीक है। सो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। मिस्त्राल मिस सबसे बढ़िया कहां? रोमांस के लिए सबसे फेमस जगह कौन सी है? अगर रोमांस करना है लाइफ में तो एफिल टावर पे चढ़ के करोगे, उसके नीचे खड़े होकर करोगे। तो एफिल टावर पे चढ़ने के लिए मिसिस के पास जाओगे तो मिस्त्राल कहां की है? फ्रांस की है। व्हाट काइंड ऑफ विंड? इट्स अ कोल्ड विंड, एल्प्स, ठीक है। बोरा, इटली के जो माफिया थे ना, इटली के जो माफिया, वो बोरा भर भर के, गॉडफादर देखी होगी आपने, बोरा भर भर के पैसे कमाते थे। तो बोरा कहां की होगी? इटली की। अगेन इट्स अ कोल्ड विंड, ठीक है। ब्लिजार्ड नाम से ही क्लियर है। ओके, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राइब पे भी क्वेश्चन आ जाता है। सीडीएस का बहुत ही पॉपुलर टाइप है। नाइशी ट्राइब, इंडिया की वेरियस ट्राइब। एक बार टोडा पे क्वेश्चन आया हुआ है शायद, एक बार सेनिटलीज ट्राइब पे क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये ट्राइब्स कहां की है? नाइशी जो ट्राइब है, ये किस एरिया की ट्राइब है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। ट्राइब्स का फंडा क्या है? ट्राइब्स डिफाइंड कैसे होती है? ट्राइब्स डिफाइन कैसे की जाती है? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे पहली बार जब ट्राइब्स डिफाइन की जाती है तो वो प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन निकालता है, उस नोटिफिकेशन के बेसिस पर ट्राइब्स डिफाइन की जाती है। उसके बाद अगर ट्राइब्स की लिस्ट में कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना होता है तो वो कौन करता है? दैट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज डन बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। जैसे आपने अभी अभी सुना होगा, बिकॉज देयर वर मणिपुर में इलेक्शंस, सो अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई वाज रेज्ड ऑन कि मेतीस जो है, जो मणिपुर की एक ट्राइब है, मेतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस देना चाहिए। मोनपास एक और ट्राइब है जो काफी ज्यादा न्यूज में है, तो मोनपास को भी शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस देना चाहिए। तो ये ट्राइब्स कहां की है? क्विकली टेल मी। मेतीस मैंने आपको बता दिया मणिपुर की। मोनपा ट्राइब कहां की है? ये क्विकली टेल करके बताओ, ठीक है। मोनपा ट्राइब भी कहां की है ये भी बताना, ओके। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसका आंसर बताओ फटाफट। बिल्कुल, मोनपा इज अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही। मोनपा ट्राइब कहां की है? अरुणाचल प्रदेश। सेनिटलीज कहां की है? निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दीज आर पीवीटीजीज। देयर इज अ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ ट्राइब्स विच इज कॉल्ड एज पीवीटीजीज, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो ये सेनिटलीज इज वन ऑफ द पीवीटीजीज। ये शेड्यूल्ड ट्राइब में भी जो सबसे पिछड़ा वर्ग है उसको पीवीटीजीज बोलते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इनके लिए स्पेशल स्कीम्स होती है। ये जो एसटीज का पूरा फंड है कौन सी मिनिस्ट्री देखती है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इस मैटर से डील करती है, ठीक है। अच्छा, एक और बताओ मुझे, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कौन से आर्टिकल के अंदर प्रेजेंट है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो ट्राइबल्स के वेलफेयर को स्टडी करती है, वो कौन से आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है? टोडा ट्राइब कहां एक्टिव है? नीलगिरी हिल्स जो है हमारे यहाँ इंडिया में, नीलगिरी हिल्स, वहां पे टोडा ट्राइब आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। दीज आर ऑल एंशिएंट ट्राइब्स। टोडा इज हंटर गैदरर जमाने की टाइप, ठीक है। सो नॉट जस्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, बट एक क्वेश्चन के माध्यम से हम काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट यू आर थॉरो विद दिस, ठीक है। सो नाइशी ट्राइब कहां की है? अगेन इट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नाइशी ट्राइब कहां की है? अरुणाचल प्रदेश। तो अगर ये ट्राइब का टॉपिक भी आपने नहीं देखा है, प्लीज गो एंड हैव अ लुक। एक गद्दी ट्राइब भी काफी इंपॉर्टेंट है, बकरवाल ट्राइब इंपॉर्टेंट है। सो गो एंड फाइंड दीज थिंग्स आउट इफ यू हैवंट स्टडीड, ओके। सो दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें से कौन सी एक लैंड यूज कैटेगरी नहीं है? ये ज्योग्राफी में आपको एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें एज अ सेपरेट बॉक्स ये चीज आपको मिलेगी, लैंड यूज कैटेगरी। तो वैसे ये क्वेश्चन और किसी जगह पे मिलना थोड़ा मुश्किल है, बट यहां पे यू वुड इजिली फाइंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल, शेड्यूल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, आर्टिकल 338 ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है, ग्रेट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड।
नाउ क्विकली अटेम्प्ट दिस वन। इनमें से कौन सा एक लैंड यूज कैटेगरी नहीं है? सो दिस यू वुड डायरेक्टली फाइंड इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में सीधे यू वुड फाइंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए एनसीईआरटी को अगर आपने अभी भी देयर इज सम टाइम, जो 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जस्ट स्किम थ्रू द पेजेस, उसमें जो भी बॉक्सेस बने हुए हैं, जो भी मैप्स आपको नजर आ रहे हैं, बस उनको एक सरसरी निगाह मार लो, रैदर देन वॉचिंग 10 डिफरेंट वीडियोस। जस्ट डाउनलोड द एनसीईआरटी का पीडीएफ, उसमें जो बॉक्सेस बने उन बॉक्सेस को एक बार रीड कर लो, मैप्स जो बने उनको एक बार देख लो, एंड यू वुड बी इन अ गुड पोजीशन, ठीक है। सो कौन सी नहीं है? देखो, फॉरेस्ट लैंड कैटेगरी है। इंडिया का फॉरेस्ट एरिया, प्रचंड में हमने पढ़ा था इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया का फॉरेस्ट एरिया कितना परसेंटेज था, बताना जरा। पास्चर लैंड बेसिकली जहां चराते हैं अपने जानवरों को। बैरन एंड वेस्टलैंड कौन सा लैंड है? बैरन एंड वेस्टलैंड इज एसेंशियली दैट लैंड जो किसी भी पर्टिकुलर यूज के लिए नहीं यूज हो पा रहा, तो दैट्स बंजर जमीन, दैट्स बैरन वेस्टलैंड, ठीक है। फाइनली वी हैव मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड कोई लैंड यूज कैटेगरी डिफाइंड नहीं है, ठीक है, ओके। मार्जिनल लैंड एसेंशियली बॉर्डर, जो मार्जिन पे है, डेजर्ट और एक एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया के बॉर्डर पे जो लैंड है उसको भी आप मार्जिनल लैंड कह सकते हैं। सो इट्स नॉट अ ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंड यूज कैटेगरी, ठीक है। सो परसेंटेज बताओ, फॉरेस्ट की सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज वाइज कौन सी स्टेट में है, और सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया वाइज कौन सी स्टेट में है? दोनों हमने डिस्कस किए हुए, प्रचंड में याद होने चाहिए, ठीक है। इनमें से कौन सा वार्म ओशियन करंट है? तो ये मैंने ओशियन करंट तिरंगा आपने देखी है तो डिटेल में बताया था कि ओशियन करंट्स एवरग्रीन टॉपिक है, हर साल एक क्वेश्चन पक्का आएगा। सो दिस इज देयर। इनमें से कौन सा वार्म ओशियन करंट है? क्विकली टेल मी इन द कमेंट्स नाउ, ठीक है। नहीं बेटा, 26 नहीं है, 26 थोड़ी है, इतना ज्यादा एरिया नहीं है। 24.62 इज द करेक्ट आंसर। 24.62 टारगेट जो हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की है उसका 33% ऑफ इंडियाज एरिया हैज टू बी दिस, ठीक है। ग्रेट, बिल्कुल। मध्य प्रदेश एरिया वाइज सबसे ज्यादा है, मिजोरम परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है। ग्रेट गाइस, इट मींस दैट ऑल ऑफ यू आर रिवाइजिंग थिंग्स, सो बहुत अच्छी बात है, वेरी हैप्पी टू सी दिस। अब बताना है वार्म ओशियन करंट इनमें से कौन सा है। सो हमने कुछ ग्राउंड रूल्स भी स्टडी करे थे वार्म ओशियन करंट के लिए। हमने देखा था जनरली इक्वेटर से टुवर्ड्स द पोल जो ओशियन करंट जाएंगे वो वार्म ओशियन करंट होंगे। सो अगर आपने इन ओशियन करंट्स की लोकेशन याद है, यू वुड बी एबल टू डू दिस। कैनरीज और वेनेजुएला करंट कैसे थे? दे वर कोल्ड करंट, ये आ रहे थे फ्रॉम द पोल टुवर्ड्स द इक्वेटर। कहां से? ये अफ्रीका है, तो हमने देखा था ये यूरोप है, तो यूरोप की तरफ से एक ठंडा करंट जो आ रहा था, एक कोल्ड करंट यूरोप की तरफ से जो आ रहा था स्पेन पोर्टुगल के सामने से टुवर्ड्स द इक्वेटर और नॉर्दर्न अफ्रीका की तरफ से होते हुए इक्वेटर पे आके मर्ज कर रहा था, तो ये कौन सा करंट था? दिस वाज द कैनरीज करंट। याद करो, हमने बोला था कि इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे कैनरी आइलैंड है। हमने बोला था कि जहां भी कोल्ड करंट फ्लो कर रहा होगा पॉसिबिलिटी है कि उसके पास एक डेजर्ट बनेगा, तो हमने देखा था यहाँ पे कौन सा डेजर्ट बना? वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा डेजर्ट बना। और यहाँ एक माउंटेन रेंज भी हमने देखी थी कि सहारा डेजर्ट के ऊपर नॉर्थ की तरफ एक माउंटेन रेंज है, विच वाज दैट? एटलस, ठीक है। सो दैट वाज कैनरीज करंट। वेनेजुएला करंट भी सेम था, पोल्स की तरफ से आ रहा था टुवर्ड्स द इक्वेटर। ये यहाँ पे जो अफ्रीका की सदर्न टिप है वहां से आ रहा था। हमने देखा था यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट है, नमीब डेजर्ट है, तो दीज वर डेजर्ट्स दैट वर फॉर्म्ड ड्यू टू द वेनेजुएला करंट। तो इनकी लोकेशन पता लग गई, कोल्ड करंट है ये पता लग गया। इनसे कौन से डेजर्ट बनते हैं वो देख लिया। नेक्स्ट इज वेस्ट विंड ड्रिफ्ट एंड फॉकलैंड आइलैंड। ये कहां पे थे? दिस इज साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका था। यहाँ पे एक छोटे से आइलैंड थे, फॉकलैंड आइलैंड। हमने बोला था फॉकलैंड आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट है दो देशों का, फर्स्ट इज अर्जेंटीना और दूसरा था यूके। यूके और अर्जेंटीना में जंग हुई थी इसको कैप्चर करने के लिए, और यूके ने इवेंचुअली इस पे कंट्रोल बनाए रखा, अर्जेंटीना को इस पे कंट्रोल नहीं करने दिया, ऑल्दो अर्जेंटीना वाज क्लोज बाय। तो फॉकलैंड आइलैंड अभी भी आर BIOT, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है, ठीक है, ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है फॉकलैंड आइलैंड। तो यहाँ पे भी एक कोल्ड करंट फ्लो करता है ऐसे करके मैगलन चैनल के पास, दैट्स द फॉकलैंड करंट। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, यहीं पे एक कोल्ड करंट ऐसे फ्लो करता है हॉरिजॉन्टली, दैट्स द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये भी होगा कोल्ड करंट, ठीक है। कुरोशियो और कैलिफोर्निया करंट। कुरोशियो करंट कहां फ्लो करता है? पैसिफिक ओशन में। ये दिस इज रशिया, दिस इज चाइना, यहाँ पे ये जापान है। तो जापान की तरफ से यहां से ऊपर से एक जो कोल्ड करंट फ्लो करके नीचे को आता है,
नीचे से एक वार्म करंट आता है विच इज कॉल्ड एज ओएशियो करंट, ऊपर से एक जो वार्म करंट आता है उसको बोलते हैं कुरोशियो करंट जापान के पास। और ये कुरोशियो करंट की वजह से क्या होता है, कुरोशियो करंट की वजह से ये दोनों जब वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं उसकी वजह से फॉग, मिस्ट और काफी अच्छे फिशिंग ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं, तो दैट्स द कुरोशियो करंट। सेम चीज अगर आप यूएसए में जाओगे तो एक कोल्ड करंट टुवर्ड्स द कैलिफोर्निया रीजन फ्लो करता है, जिसकी वजह से ये जो कैलिफोर्निया का रीजन है अमेरिका का और ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका, वो जो आपको काफी सारे डेजर्ट मिलेंगे, जैसे कौन से डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, ऐसे काफी सारे डेजर्ट्स आपको यहां मिलेंगे अब नियर कैलिफोर्निया। सो अगेन बोथ ऑफ दीज आर कोल्ड करंट। सो बचा कौन सा ऑप्शन, बस एक ही ऑप्शन बचा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड ब्राजीलियन करंट। सो दीज आर वार्म ओशन करंट्स, ठीक है। तो ना सिर्फ आंसर आपको पता होना चाहिए, अब अगली बार सेम क्वेश्चन जरूरी नहीं है, हो सकता है वो कैलिफोर्निया करंट पे पूछ ले, हो सकता है फॉकलैंड पे पूछ ले, कैनाडीज पे पूछ ले, वेनेजुएला पे पूछ ले, तो इसीलिए हम क्वेश्चंस के थ्रू एनालाइज करेंगे टॉपिक्स को ताकि रिवीजन फटाफट सॉलिड हो सके। आप कमेंट करते रहिए और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, जो भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं, अगर सेशन में आप लोगों को मजा आ रहा है, अगर आप इस तरीके से कंटेंट चाहते हैं कि मैं एक एस्पिरेंट मोड में जाके आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करूं, जैसे मैं एस्पिरेंट था, सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करूं एक साथ, तो रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि सेशन को शेयर करें, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। ओके, ओएशियो एंड कुरोशियो, यस, जापान वाले करंट है, ठीक है, जापानीज करंट ओएशियो एंड कुरोशियो। बट जो उसमें दूसरा ऑप्शन है, फॉर दैट रीजन इट वुड बी आउट, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके, या सो दैट वाज दिस, सॉरी, ये जो था दिस वाज ओएशियो जापान के पास, बिल्कुल तानाशाह, दिस वाज ओएशियो एंड दिस वाज कुरोशियो, सॉरी ऊपर नहीं, या इट यूज्ड टू बी ओके, नो ओके, इट यूज्ड टू बी ओके, हाँ, कुरोशियो करंट, ठीक है। तो कुरोशियो वाज अ वार्म करंट जापान के पास एंड ओएशियो वाज अ कोल्ड करंट, ठीक है। बट जो कैलिफोर्निया करंट है इट वाज अ कोल्ड करंट, सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एंड आंसर इज दिस ओनली, स्टिल द आंसर इज दिस, ठीक है। ओएशियो करंट के पास ही हाँ ऑक्सटॉक करंट भी है, ऑक्सटॉक करंट इज ऑल्सो देयर, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज दिस ज्योग्राफी का क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल नीरज, यस, करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, इन द हेडली सेल थर्मल सर्कुलेशन एयर राइजेज अप फाइनली डिसेंड्स एट। तो ये जो क्लाइमेटोलॉजी का है, दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, बट पता होना चाहिए, हर बार क्वेश्चन आता है। हमने ज्योग्राफी में देखा था कि अर्थ में लैटिट्यूड्स थे, लैटिट्यूड्स की वजह से दिस वाज इक्वेटर, और इक्वेटर के बगल में वी हैड दिस जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, विच वी कॉल्ड एज आईटीसीजेड, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, आईटीसीजेड बोला था इस जोन को। देन वी हैड अवर टेम्परेट रीजन, आर्कटिक सर्किल एंड एंटार्क्टिक सर्किल तक, एंड दिस वाज द रीजन। एंड फाइनली वी हैड अवर पोलार रीजन, ठीक है। सो क्या होता है, सूरज की रोशनी इस रीजन पर डायरेक्टली पड़ रही थी, द सन रेज वर डायरेक्टली फॉलिंग ऑन दिस, उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो मॉइस्चर होगा वो गर्म होगा, हवा वहां पे गर्म होगी, व्हाट वुड हैपन बिकॉज ऑफ दिस, वो वाटर इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होकर वो गैसियस फॉर्म में बनेगा, गैसियस फॉर्म में होगा तो वो ऊपर उठेगा इस तरीके से, दिस वाटर वुड राइज लाइक दिस। अब जैसे जैसे उठता जाएगा इट वुड स्टार्ट कूलिंग डाउन, बिकॉज जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं टेम्परेचर स्टार्ट फॉलिंग डाउन, तो ये ठंडा होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा तो ये हैवी होने लगेगा, और ये क्योंकि बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स एंड बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर प्रेजेंट हियर, इट वुड स्टार्ट मूविंग लाइक दिस, बट बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स इट वुड स्टार्ट रोटेटिंग, और जैसे जैसे रोटेट भी होता जाएगा, सिंस इट्स गेटिंग कूल डाउन इट वुड बिकम हैवियर, और हैवी होके ये इस तरीके से डिसेंड कर जाएगा, एंड दिस वुड बी हैपनिंग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। फिर डिसेंड करेगा, हवा ऊपर से नीचे को आएगी, तो भारी चीज नीचे को गिरेगी तो दोनों डायरेक्शन में जाएगी इस तरीके से, ऐसे जाएगी, फिर इट वुड गो अप टू द पोलार रीजन, ये पोलार से पहले आर्कटिक सर्किल जो है यहाँ पे, इट वुड गो अप टू द आर्कटिक सर्किल, ठीक है, आर्कटिक सर्किल तक बात जाएगी।
अब आर्कटिक सर्किल पे पोजीशन क्या आती है, यहाँ पे ऑलरेडी जमीन बहुत ठंडी है नॉर्थ पोल पे, तो ये ऊपर की हवा बहुत हैवी होगी, ऊपर की हवा ऑलरेडी बहुत हैवी है, तो क्या होगा, वो अगेन इस तरीके से पुश मारेगी हवा, ठंडी हवा। अब यहाँ पे ये दोनों हवाएं आके टकराएंगी, अब हवाएं टकराएंगी तो जो इनमें से हल्की हवा होगी वो ऊपर उठ जाएगी, एक्सक्यूज मी, इसमें से जो भी हल्की हवा होगी वो ऊपर उठ जाएगी। सो इस तरीके से हवा ऊपर उठेगी, फिर ऊपर उठेगी तो दोबारा से ठंडी होने लगेगी, तो ऐसे मूव करेगी और हैवी होती जाएगी तो नीचे नीचे झुकने लग जाएगी, ठीक है। सो ये क्या बन गया, आपको कुछ एनक्लोज्ड क्लोज्ड सेल बने हुए नजर आ रहे हैं। ये कहां पे लोकेटेड है, पहला वाला जो सेल है वो कहां पे लोकेटेड है, इट इज बिटवीन द इक्वेटर एंड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दूसरा वाला कहां है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ब्रॉडली यू कैन से आर्कटिक सर्किल। एंड ये जो तीसरा वाला सर्किल है, दिस इज बिटवीन आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल, ओके, एक्सक्यूज मी, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। तो ये जो पहला सेल बना, दिस फर्स्ट सेल दैट वाज फॉर्म्ड, इसको हम क्या नाम देंगे, दिस सेल इज कॉल्ड एज हेडली सेल। इस वाले सेल को हम क्या नाम देंगे, वी वुड कॉल दिस सेल एज फेरल सेल एंड दिस वुड बी कॉल्ड एज द पोलार सेल, ठीक है। तो हेडली सेल हो गया, फेरल सेल हो गया, पोलार सेल हो गया, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, तीन सेल। डोल्ड्रम्स क्या है, डोल्ड्रम्स है ये वाला रीजन, ये आईटीसीजेड के अंदर वाला रीजन जहां पे विंड्स फ्लो नहीं करती है और कोई चीज स्टैटिक होती है। तो डोल्ड्रम्स इज एनीथिंग जहां पे मूवमेंट नहीं हो रहा, चीजें काफी काम एंड स्टैटिक है, दैट इज इन द डोल्ड्रम्स रीजन, ठीक है। सो अगर मैं बोलूं इंडियन इकोनॉमी डोल्ड्रम्स में है, तो उसका मतलब क्या है, इंग्लिश का भी सवाल यहां से एक बनता है, जहां पे स्टैग्नेशन आ गया, कोई तरक्की नहीं हो रही, चीजें जस की तस पड़ी हुई हैं, दैट्स डोल्ड्रम्स, ठीक है, ओके, क्लियर है। सो दैट्स डोल्ड्रम। आईटीसीजेड हमने देख लिया। इक्वेटोरियल ट्रोस, जहां पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर हो, दैट्स इक्वेटोरियल ट्रोस, ठीक है। सो हेडली सेल कहां पे नजर आ रहा है, सो हेडली सेल, एयर राइजेज अप, इन द हेडली सेल एयर राइजेज अप एंड फाइनली डिसेंड्स एट, तो ये कहां पे डिसेंड कर रही है, देखो उठी कहां से थी, उठी कहां से, एयर आईटीसीजेड से उठी, गिरी कहां पे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी को क्या बोला जाएगा, इसी एरिया को सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। हाई प्रेशर जोन क्यों है, क्योंकि यहां पे विंड डिसेंड कर रही है, यहां पे जहां पे विंड राइज कर रही थी इक्वेटर पे, इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन, ठीक है। और यहां पे जहां पे दोबारा से विंड नीचे को आ रही थी, इसको हम क्या बोल देंगे, सब पोलार हाई प्रेशर जोन, और इसको क्या बोल देंगे, पोलार लो प्रेशर जोन, ठीक है। सो कहां से राइज हो रही है, कहां से फॉल हो रही है, और इनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो क्लियर हो गया सबको। सो आंसर क्या हो जाएगा, डिसेंड कहां पे कर रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, एसटीएचपी बोलते हैं, वहां पे डिसेंड कर रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने 5-7 क्वेश्चन और कर लिए, ठीक है। ये क्लियर है, इज दिस क्लियर, अगर क्लियर है तो यार प्लीज पोल्स में पार्टिसिपेट करो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट विच इज ऑफ पॉलिटी के क्वेश्चन। आप में से काफी सारे कहते हैं सर पॉलिटी के भी क्वेश्चन करते हैं, सो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लेट्स सी कितनी पानी में है हम पॉलिटी को लेके, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स रिजर्व्ड सीट्स फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर्स इन अकॉर्डेंस विद द एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज। यानी वो जो फीमेल्स के लिए एक रिजर्वेशन जो उसमें लाया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल में ब्रिटिश टाइम पे, वो कौन से एक्ट के थ्रू लाया गया था, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द सीट्स फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज, was it Government of India Act 1858, Government of India Act, Indian Councils Act 1909, 1919 या 1935? Government of India Act 1858 कब आया था? It happened after the revolt of 1857. It was also called as Act for Good Governance of India. इसके थ्रू पहली बार क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको टाइटल दे दिया गया था, किसका, वाइसरॉय ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो गवर्नर जनरल से वाइसरॉय का जो टाइटल चेंज हुआ था, दैट आल्सो हैपेंड इन थ्रू दिस। इंडिया का फर्स्ट वाइसरॉय कौन बने थे, कोई बता सकता है?
who was the person who was sitting on the chair when this 1858 was happened? He was the first viceroy. लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या क्या जानते हो आप? बिल्कुल, तो ये गवर्नर जनरल और किस गवर्नर जनरल के टाइम पे क्या क्या चीजें हुई? दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज कई बार ऐसा पूछा जाता है दैट ये जो 1857 का रिवोल्ट हुआ, हु वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम? कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई, हु वाज द गवर्नर जनरल एट दैट टाइम? इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म होते समय गवर्नर जनरल कौन था? कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सा गवर्नर जनरल, कौन सा हु वाज द फर्स्ट, या वो चलो आगे बताऊंगा, उसका क्वेश्चन है ही शायद आज की क्लास में. सो दैट्स एसेंशियली लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय. सो दैट वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. सम ऑफ द मेजर चेंजेस, इससे आर्मी को रिस्ट्रक्चर किया गया था, उसमें वो मार्शल रेसिस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था. उसके अलावा ये जो आर्टिलरी और ऐसी जो बहुत ही क्रूशियल आर्मी की यूनिट्स थी वो ब्रिटिश कंट्रोल में, ज्यादा ब्रिटिश सोल्जर्स का नंबर इंक्रीज, ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैपेंड विद दिस एक्ट. इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, इसको हम क्या बोलते हैं? कई बार इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं. बेसिकली वन वाज द गवर्नर जनरल, अदर वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया. 1909 का जो एक्ट आया था, इसके बेसिस पे इंडिया में जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की स्टार्ट हुई थी. कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि मुस्लिम्स के इलेक्शन के लिए देयर वर सर्टेन सीट्स रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स, और उनको इलेक्ट करने के लिए सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करेंगे. सो एसेंशियली दैट वाज कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन इंडियन हिस्ट्री, जिसके बाद से इंडिया की हिस्ट्री एकदम ही अलग डायरेक्शन में चले गई थी. ठीक है, सो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909. नेक्स्ट इज द मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म. सो दीज वर द मॉन्टेगू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म. ये अगेन एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था और दूसरा गवर्नर जनरल था. दिस एक्ट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काफी सारे चेंजेस किए गए. इंडियंस का, इलेक्टेड इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन हाउस में बढ़ाया गया. उसके अलावा काफी सारी चीजें, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी उनको काफी सारी पावर्स दी गई. देयर वाज सम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. उसके अलावा इंडियन जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसके साथ ही एक और लॉ भी पास हुआ था विच इज वेरी फेमस. एनार्कियल ऐसे करके कुछ कुछ नाम था, जिसको आप फेमसली जानते हो रॉलेट एक्ट के नाम से. ओके, सो दैट वाज कॉल्ड एज द रॉलेट एक्ट. तो एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 पास हुआ, 1919 पास हुआ, जिसके थ्रू काफी सारे रियायतें देने की कोशिश की गई, खुश करने की कोशिश की गई अ सेक्शन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस को, बट सैडली नहीं कर पाए. इट वाज नॉट एनफ. दूसरी तरफ की अपोजिशन ना हो, रॉलेट एक्ट को भी पास किया था ताकि कोई विद्रोह करे, अपोज करे तो उसको ये रॉलेट एक्ट के अंदर अरेस्ट किया जा सके विदाउट वारंट. एनार्कियल कुछ लंबा सा नाम था, बट ऑप्शन में एनार्कियल दिखे तो समझ जाना रॉलेट एक्ट की बात है. अब रॉलेट एक्ट को लेके जो अपोजिशन हुई, यू ऑल नो जलियनवाला बाग इंसिडेंट, सो दैट वाज एसेंशियली इन अपोजिशन टू द रॉलेट एक्ट. तो उसके बारे में भी पढ़ के जाना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक तरीके से जो स्केलेटन है वो अभी भी ये स्केलेटन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ही है. बिकॉज काफी सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेजेंट प्रोविजन है वो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर्ड है. जैसे आपके जो ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका प्रोविजन और भी काफी सारे प्रोविजन इसी एक्ट से लिए गए हैं. ठीक है, ठीक है. सो हाँ, एक और चीज, डायरकी क्या है ये बताना. डायरकी इज रूल ऑफ टू. सो डायरकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से डायरकी ब्रिटिशर्स ने कौन से उसके थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी, ये कमेंट करके बताओ. डायरकी वाज इंट्रोड्यूस वाया व्हाट? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज था, सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया. सो 1935 से पहले तक इंडिया और बर्मा दोनों ज्वाइंटली एडमिनिस्टर होते थे. सो बर्मा, म्यांमार वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया, दे वर बीइंग रूल्ड सेंट्रली, बट 1935 के बाद उसको सेपरेट किया गया. द रीजन वाज ऐसा ना हो कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मूवमेंट है वो बर्मा तक भी स्प्रेड हो जाए. ठीक है, अच्छा, एक और इशू उस समय था 1935 के आसपास प्रिंसली स्टेट्स के साथ डील करने के लिए, विच वाज कॉल्ड एज प्रिंसली स्टेट्स की काउंसिल होती थी.
इस पे शायद पिछले साल वाले में क्वेश्चन आया है। तो उस काउंसिल का नाम बता सकता है, जैसे प्रिंसली स्टेट जिसमें बैठ के आपस में चर्चा करती थी कि क्या कैसे गवर्नेंस होनी चाहिए, तो उसका कोई नाम बता सकता है, उसका क्या नाम होता था? Meanwhile, let's move to the next question. So answer was for that was 1935 वाला. Next question on your screens regarding पंचायत. ओके ठीक है। नहीं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन तो बेटा अलग चीज है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन वो चीज है जिसके बेसिस पे हमारे जो डीपीएसपी अभी के, यस, चेंबर ऑफ प्रिंसेस, ये उसका एक नाम था, जो नाम के बेसिस पे क्वेश्चन आया एक बार। चेंबर ऑफ प्रिंसेस का ही एक नाम था। ओके, सो आई हैव टू नो दैट नेम। ठीक है, लेट्स सी कितने बच्चे सही बता पाते हैं। ओके ग्रेट, अ लॉट ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही, चेंबर ऑफ प्रिंसेस वाज कॉल्ड एज नरेंद्र मंडल। सो नरेंद्र मंडल वाज देयर। तो एग्जाम में सवाल आ जाए नरेंद्र मंडल, तो ये रोनू मंडल का भाई नहीं है। नरेंद्र मंडल कौन है? ये चेंबर ऑफ प्रिंसेस है, जिसमें किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये चीज हुआ था? देयर वाज दिस कमिटी व्हिच वाज कॉल्ड एज बटलर कमीशन। सो बटलर कमीशन एंड ऑल दोज पीपल ये चाहते थे कि जो प्रिंसली स्टेट्स है उनको भी थोड़ा इन्वॉल्व किया जाए। सो बिकॉज ऑफ दैट इट वाज नरेंद्र मंडल वाज रिलेटेड। ठीक है, रिलेशनशिप बटलर कमेटी या बटलर कमीशन, बेसिकली उसका काम क्या था कि प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश एम्पायर के बीच में कैसी रिलेशनशिप हो उसको समझाया जाए। ठीक है, सो उसने इस चीज को काफी स्टैब्लिश, नरेंद्र मंडल जो था उसको काफी ज्यादा पुश किया था। ठीक है, सो बटलर कमीशन भी देख लिया, नरेंद्र मंडल क्या है वो भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। दिस क्वेश्चन वाज पंचायत। तो पहले तो पंचायत के आपको अमेंडमेंट पता होना चाहिए कि पंचायत, अर्बन लोकल बॉडीज एंड रूरल लोकल बॉडीज कौन से अमेंडमेंट्स आई और कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशन पे आई। ठीक है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे डील करता है? 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल किससे डील करता है? ठीक है, तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए। अब इनमें से पंचायत को लेके कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो जब भी एग्जाम में नॉट होना उसको पहले ऐसे बॉक्स में कर लेना चाहिए ताकि आंसर हम गलत ना मारे। पंचायत में लेवी, कलेक्ट एंड ये टैक्स वैक्स कलेक्ट कर सकता है, पहला ऑप्शन है। सो यस, कर सकता है। काफी सारे पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है पावर देनी चाहिए। सो दिस इज करेक्ट। अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 25 विल बी एलिजिबल टू बी अ मेंबर ऑफ पंचायत। यस, पर्सन वुड बी एलिजिबल। इनफैक्ट पंचायत में इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए एज बार इज लेस। पंचायत में अगर आपको इलेक्शन के लिए खड़ा होना है तो कितनी एज मिनिमम होनी चाहिए ये बताओ? तो जिसकी ऑलरेडी 25 हो सकती है वो तो खड़ा हो ही सकता है, किसी की 30 हो सकती है वो भी खड़ा हो सकता है। ठीक है, एवरी पंचायत शैल ऑर्डिनरली होल्ड 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। यस, 5 years। ठीक है, ओके, सो दिस इज क्लियर। ओके, बिल्कुल सही। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट इज फॉर लोकल बॉडीज, 74th इज फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, 11th शेड्यूल इज फॉर पंचायत एंड 12th शेड्यूल इज फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। बिल्कुल सही। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट 25। A person who has attained the age of 21 years, not 25, 21 years. ठीक है, पंचायत reconstituted after premature dissolution shall continue only for the remainder of the full period. इसका बताओ आंसर, is this correct or not? प्रीमेच्योर, अगर देखो लोकसभा प्रीमेच्योरली डिसॉल्व हो जाए, मतलब टर्म खत्म होने से पहले अगर वो डिसॉल्व हो जाए तो वो रिमाइंडर पीरियड के लिए चलती है या पूरे टाइम के लिए चलती है? सो वो चलती है पूरे टाइम के लिए। मतलब अगर आप उसको प्रीमेच्योरली, जैसे लोकसभा का टर्म था 5 years और वो 1 साल के बाद ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आया और वो डिसॉल्व हो गई, तो जो नई लोकसभा आएगी वो कितने टाइम के लिए चलेगी? इट वुड गो ऑन फॉर द एंटायर न्यू 5 years। जिस दिन से दोबारा से नई इलेक्ट हुई वो अगले पूरे 5 साल के लिए जाएगी। ठीक है, बट अगर पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाए बिफोर
अपने टर्म कंप्लीट करने से, और जो रिमाइंडर पीरियड है वो 6 मंथ से मतलब अगर पहले ही 5 ईयर से पहले हो जाए तो जो नई पंचायत बनेगी वो कितने टाइम तक चलेगी, दैट वुड बी ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द फुल पीरियड। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट। सो इनमें से कौन सा हो जाएगा, 21 साल वाला। ठीक है, 25 की जगह 21। ठीक है, 25 वाला फाइट तो कर सकता है बट 21 वाला भी कर सकता है। तो दिस इज द डिफरेंट। लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा के लिए 30 है। ठीक है, सो ये एज वाला चीज भी आपको थोड़ा क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। शैल आई मूव अहेड? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन्स, विच इज दिस? ओवरसीज इंडियंस कैन एक्सरसाइज फ्रेंचाइज इन एन इलेक्शन टू द लोकसभा अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस? ओवरसीज इंडियन, ओसीआई जिनको बोला जाता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया या ओवरसीज इंडियन, तो वो कब इलेक्ट कर सकता है, यानी एनआरआई। देखो हमारे यहाँ जो अगर कोई बंदा है जिसने इंडियन सिटीजनशिप लूज कर दिया है, वो क्या वोट कर सकता है इलेक्शन में? आंसर इज नो। ओनली इंडियन सिटीजंस कैन वोट इन द इंडियन इलेक्शंस। ठीक है, बट कोई ओवरसीज इंडियन है, यानी है तो वो इंडिया का बट कुछ टाइम के लिए बाहर गया है, सो क्या वोट कर सकता है, और कर सकता है तो किन कंडीशन में? इनमें से कौन सी कंडीशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट? Which one of the following are necessary and sufficient condition for this? Let's see how many of you can give the correct answer. He should be a citizen of India. बिल्कुल, that's a must. Their name must figure in the electoral roll. Yes, they must be present in India to vote. This is incorrect. ठीक है, जरूरी नहीं है वो इंडिया में ही हो, एम्बेसी में भी जाके देयर इज अ सर्विस वोटर्स के लिए प्रोविजन की वो एम्बेसी में अगर है सपोज, तो देयर इज दिस सर्विस वोटर्स का क्लॉज। एम्बेसी में देयर इज एन ऑप्शन जहां पे वो जाके वोट कर सकते हैं, तो दे मस्ट बी प्रेजेंट इन इंडिया टू वोट। दिस इज इनकरेक्ट। सर्विस वोटर्स हैं तो उनके लिए ये कंडीशन जरूरी नहीं है। सो 1 and 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चंस। तो ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एक्ट है ना, ये आपको सारे पता होने चाहिए। ठीक है, ऑल द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यू मस्ट बी नोइंग। तो ये कहां से पढ़ना है? अगर टाइम कम है तो वो लूसेंट की जीके की किताब में एक स्पेशल सेक्शन है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स, तो उसको देख लो, यू वुड बी इन अ गुड पोजीशन। ठीक है, सो यस, आर्टिकल 21A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का किस चीज से डील करता है, कमेंट करके ये भी बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड एज फंडामेंटल ड्यूटी थ्रू द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने काफी सारी चीजें की। एक तो फंडामेंटल राइट बनाया, किसी चीज को? राइट टू एजुकेशन को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A इंट्रोड्यूस बोला गया, जिसने बोला कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार होगा, प्राइमरी शिक्षा का अधिकार होगा, एंड स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो शिक्षा प्रोवाइड करना। सो दैट वाज अ फंडामेंटल राइट जो है हर एक सिटीजन को दिया गया 6 से 14 वाले। लेकिन साथ ही साथ एक फंडामेंटल ड्यूटी भी इंट्रोड्यूस की गई, क्या कि इन बच्चों के जो माँ बाप हैं या उनके जो गार्जियंस है उनकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे। तो दैट वाज वन ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी जो गार्जियंस पे लगाई गई। ठीक है, ओके, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन इंडिविजुअल। अब आपको होमवर्क क्या है? गो एंड रीड फंडामेंटल ड्यूटीज कैसे इंट्रोड्यूस की गई, कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस की गई। गो एंड रीड की फंडामेंटल ड्यूटीज में अमेंडमेंट हुए या नहीं हुए, वर दे अमेंडेड और नॉट। गो एंड रीड क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिशिएबल है या नहीं, क्या उनको इंप्लीमेंट करने के लिए आप कोर्ट में जा सकते हो या नहीं। गो एंड रीड की फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर हुई। तो ये सारे आपके होमवर्क के क्वेश्चन है। इफ यू डोंट नो द आंसर टू दिस, अगर पता है तो कमेंट करके बताना, नहीं पता तो गो एंड रीड देम, इट्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉक्टर अंबेडकर ने कौन से को बोला था इट शुड बी अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बट हम देखते हैं इट हैज बीन इनडिस्क्रिमिनेटली यूज। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो विजन था दैट वाज नॉट नेसेसरली इंप्लीमेंटेड। ठीक है, सो कौन से अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था? ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 352 किससे डील करता है ये बताओ पहले। 356 किससे डील करता है ये बताओ। 368 किससे डील करता है? 368 इज देखो, अमेंड करना कॉन्स्टिट्यूशन को उसका एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर भी कहां बताया गया? इट इज टोल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ।
यानी आप संविधान को अमेंड कर सकते हो, क्या आप हमारे संविधान को चेंज कर सकते हो? आंसर इज यस, यू कैन चेंज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट उस चेंज का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप पूरा संविधान ही बदल दो, उसकी आत्मा सेम रहनी चाहिए। और ये आत्मा वाली चीज कहां से आती है? आत्मा वाली चीज आती है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से। ये बेसिक स्ट्रक्चर जो किसने डिफाइन किया था? सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था इन द केबीसी केस, केशवानंद भारती केस में। इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में ये घोषित किया कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, संविधान को आप बदल सकते हो। सो दैट वाज आर्टिकल 368 फॉर यू। आर्टिकल 352 अभी भी थैंकफुली बहुत ही रेयरली यूज हुआ है। दिस इज फॉर नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी हमारे यहां किन ग्राउंड्स पे लगाई जा सकती है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। पहले एक और क्लॉज होता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब आया था उससे ये इंटरनल डिस्टर्बेंस का क्लॉज हटा के सिर्फ आर्म्ड रेबेलियन वाज अलाउड, और वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन पे यू कैन इम्पोज। ठीक है, सो दैट इज नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 354। इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी का टॉपिक, तो जिन्होंने इमरजेंसी का टॉपिक नहीं पढ़ा, क्विकली गो एंड रीड दैट टॉपिक। अगर आपने इमरजेंसी के प्रोविजन नहीं पता कि अप्रूव कौन करता है, उसको वापस खत्म करना है, विड्रॉ करना है, इमरजेंसी को कैसे हो सकता है, इमरजेंसी में किसकी क्या पावर होती है, ये चीजें अगर नहीं पता, प्लीज गो एंड रीड इमरजेंसी, स्पेशली नेशनल इमरजेंसी तो जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ओके, ठीक है, यस, सो दैट इज देयर, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइनली कौन सा बचा? 356। 356 इज प्रेसिडेंट रूल। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को आपने बर्खास्त कर दिया और उस स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंटर अपना रूल ले आए, दैट्स कॉल्ड एज प्रेसिडेंट रूल। तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है, दिस इज अंडर आर्टिकल 356। इसको अंबेडकर साहब ने मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला था कि इसका मिनिमम यूज करना चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट को विम्स एंड फैंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिसमिस नहीं करना चाहिए। सो दैट वाज आर्टिकल 356। ऑफिशियली इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल आम भाषा में इसको बोला जाता है, ऑफिशियल इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, सो दैट्स आर्टिकल 356। इट वाज कॉल्ड एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, बट हम देखते हैं ये इट हैज बीन इनडिस्क्रिमिनेटली यूज्ड। अच्छा, एक और बताओ, विच आर्टिकल वाज कॉल्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को बोलते थे? कमेंट करके बताना। ठीक है, आगे बढ़े। फिजिक्स के क्वेश्चन, फिजिक्स के कुछ छोटे मोटे लेकिन अच्छे क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइंटिस्ट वाज इलेक्टेड एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द डोमेन ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड फिजिक्स? प्लांट फिजियोलॉजी एंड फिजिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली उन्होंने क्या स्टडी किया था पता है? कि वो जो प्लांट ग्रो कर रहा है उसकी कैसे, मतलब उसमें भी एक वो जीता जाता ऑर्गेनिज्म है, ये देखा था। और उसकी काफी सारी बिहेवियर की, एनवायरमेंटल एक्सटर्नल स्टिमुलाई चेंज होने पे प्लांट के बिहेवियर में क्या चेंज आता है, दैट वाज स्टडी। सो हु वाज दैट पर्सन जिसने वो स्टडी किया था? इंडियन ही है, और उसके कंट्रीब्यूशन के लिए उन्हें इसमें इंक्लूड किया गया रॉयल सोसाइटी में। सो आपको बताना है हु वाज दैट पर्सन। सो ऐसा देखो, फिजिक्स में जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए, अ फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस इस तरीके के फैक्चुअल टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। सो दीज आर गुड वंस फॉर दोज पीपल हु आर नॉट वेरी फ्लुएंट विद नंबर्स। ठीक है, सो इट इज जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस साहब आपके वाज द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड। ठीक है, पीसी रे कौन है? पीसी रे आपके वो थे, पीसी रे, व्हाई इज ही फेमस? पीसी महालनोबिस वाज द पर्सन जिन्होंने आईएसआई की, पाकिस्तान वाला आईएसआई नहीं, अपना आईएसआई, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, उन्होंने जिन्होंने फॉर्म करने में काफी ज्यादा रोल प्ले किया। फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं पीसी महालनोबिस को। सो ही वाज देयर, 5 ईयर प्लान्स की फॉर्मुलेशन में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया। प्रफुल्ल चंद्र रे, आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम ये वर्ड एनकाउंटर किया होगा, कोई कमेंट करके बताओ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, आशुतोष मुखर्जी इज अ कंटेम्पररी साइंटिस्ट, सो दैट्स देयर। ठीक है, नेक्स्ट इज साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। कीप ऑन आंसरिंग, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, यस, सेकेंड 5 ईयर प्लान बिल्कुल सही श्रद्धा, वाज कॉल्ड एज द महालनोबिस प्लान। तो ये 5 ईयर प्लान के क्वेश्चन के टाइम पे भी आपने महालनोबिस देखा होगा। ठीक है, बिल्कुल। पीसी रे किस लिए फेमस थे? व्हाट वाज द क्लेम टू फेम ऑफ पीसी रे, ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे साउंड वेव्स को लेके, तो आपको बेसिक चीज तो पता होगी कि वेव्स दो टाइप की होती है, लैटिट्यूडनल वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, waves are of two types. First are transverse waves
ओके, ट्रांसवर्स वेव्स कैसी होती है? जिसमें जो पार्टिकल वाइब्रेट करता है, इट वाइब्रेट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव, ठीक है। सो दैट्स ट्रांसवर्स वेव। जैसे कौन सी हो जाएगी? लाइट वेव्स। लाइट वेव्स आर ट्रांसफर, उसमें ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें यानी पार्टिकल वाइब्रेट करता है इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव। सेकेंड आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जैसी है साउंड वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है? पार्टिकल जो वाइब्रेट करता है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव में ही वाइब्रेट करता है। इसका एग्जांपल हो जाएगा साउंड वेव्स। तो साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, साउंड वेव्स इसमें से किस मीडियम से ट्रैवल नहीं कर पाएंगी? कॉपर वायर प्लेस्ड इन एयर, सिल्वर स्लैब प्लेस्ड इन एयर, ग्लास प्रिज्म प्लेस्ड इन वाटर, या वुडन हॉलो पाइप प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो वैक्यूम से साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती। इसीलिए आप देखोगे स्पेस में आप चाहे गला फाड़ के चिल्ला लो, आपकी आवाज कहीं नहीं पहुंच पाएगी, ठीक है। बट लाइट स्पेस के थ्रू ट्रैवल करके अर्थ तक पहुंच जाती है। सो दैट्स देयर, ठीक है। तो अगर आपको दिवाली मनानी है और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करते दिवाली में आप पटाखे नहीं फोड़ सकते, तो स्पेस में जाके पटाखे फोड़ो, कोई दिक्कत नहीं आएगी सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। सो आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय अ थिन गोल्ड फॉइल। ये एक आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट सुना होगा, अगर केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ी है तो। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, वो थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन का मॉडल, ये चीजें आपने पढ़ी होंगी। सो एसेंशियली वहां से अगेन जनरल साइंस के दीज आर सम ऑफ द इजी क्वेश्चंस, यू शुड बी गुड ऑन दोस दिस फ्रंट। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस। अच्छा, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज तो पता होनी चाहिए यार। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया? ये बहुत ही बेसिक सवाल है बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वन लाइनर एफकैट में तो ऐसे आते ही हैं, मतलब एफकैट में तो एवरी अदर ईयर यू वुड फाइंड सच क्वेश्चंस, ठीक है। सो एनडीए में भी आ सकता है, सीडीएस में भी आ सकता है, ठीक है। एफकैट में तो आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल एसेंशियली हीलियम का न्यूक्लियस होता है, 4He2 का जो न्यूक्लियस है उसको आप अल्फा पार्टिकल मान सकते हो। सो जब वो अल्फा पार्टिकल ऐसे करके कैथोड रे ट्यूब से फेंका गया और वहां पे एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस था एंड दिस वाज आल्सो अ पॉजिटिवली चार्ज थिंग, तो ये उससे रिपेल हुआ, इट मूव्ड लाइक दिस एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसा पता चला कि हमें एक जो न्यूक्लियस है उसका वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा। सो दैट वाज कॉल्ड एज द थिन गोल्ड फॉइल्ड एक्सपेरिमेंट डन बाय रदरफोर्ड। एक न्यूक्लियस फेंका गया, पॉजिटिवली वो था, तो ये क्योंकि हमारा न्यूक्लियस भी पॉजिटिव था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज थे, तो ऐसे आया, तो ये रिपेल हुआ इस तरीके से एंड देन इट मूव्ड अवे, ठीक है। सो इसकी वजह से पता चला कि हमारा जो न्यूक्लियस है दैट वुड बी अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। तो दैट वाज द सी आंसर टू दिस, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। सो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा दे वुड बी कॉल्ड एज आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोबार्स क्या होंगे? जिनका एटॉमिक वेट सेम होगा, ठीक है। आइसो का मतलब ही सेम होता है, क्लियर है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज ये लाइट एंड रिफ्लेक्शन, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फिजिक्स। ओके, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ, क्विकली टेल मी द करेक्ट आंसर दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, लाइट का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अगेन नॉट ट्रू अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की जो इमेजेस की वो है, वो क्या क्या कंडीशंस है? विच इज नॉट ट्रू अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो प्लेन मिरर आपको सिंपल सा पता है, इट इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एज द सब्जेक्ट, इट इज लेटरली इन्वर्टेड, इट इज अ रियल इमेज, इट इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड। सो रियल इमेज नहीं फॉर्म होती, कैसी इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कौन से की होगी? कन्वेक्स, कनकेव, लेंस और मिरर। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेटरल इन्वर्जन यानी वो जो आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है उसका रिफ्लेक्शन आपको कैसा दिखेगा, दे वुडंट बी एबल टू मैच अप। सो लेटरली इन्वर्टेड इमेज इज, सपोज आपने ए ऐसा लिखा तो वहां पे ए ऐसा दिखेगा आपको, दैट्स इस तरीके का लेटरल इन्वर्जन यू वुड फाइंड। इसीलिए आप देखोगे वो एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, ताकि आप उसको अपने रियर व्यू मिरर में देखोगे तो आपको क्लियर दिखे।
बट हाँ, अब ये लाइट की बात चलिए तो कुछ चीजें आपको पढ़नी चाहिए। लाइट के में प्लेन मिरर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कनकेव और कन्वेक्स मिरर, कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके यूज। कि सपोज दिस इज अ कनकेव मिरर, ठीक है, कनकेव मिरर है, ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सॉरी ये इसका फोकस है, ये इसका पोल है, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी? अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होगा तो इमेज कहां बनेगी? किस केस में कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाएगा? कन्वेक्स तो हम जानते हैं वर्चुअल ही बनाता है, बट मिरर तो ये किस केस में वर्चुअल बनाएगा? मोर इंपॉर्टेंटली कनकेव मिरर कहां यूज होगा, कन्वेक्स मिरर कहां यूज होगा, एंड सेम थिंग विद द लेंसेज ऑल्सो। सो जस्ट रीड थ्रू दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। ओके, रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है? रियल इमेज जो है ना आप स्क्रीन पे ला सकते हो, यू कैन ब्रिंग अ रियल इमेज ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज यू कैन नॉट ब्रिंग इट ऑन द स्क्रीन। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या होता है? पेरिस्कोप वो डिवाइस होती है ना, आप ऐसे आंख में देखोगे यहां से तो आपको कुछ हाइट के ऊपर का दिख जाएगा, इट इज समथिंग लाइक दिस। ऐसी एक डिवाइस होती है, प्लेन मिरर यूज करती है, यहां पे एक मिरर लगा होता है, यहां पे एक मिरर लगा होता है, तो आपकी जो रोशनी होगी, आप जिस चीज को देख रहे होगे, सबमरीन्स में यूज होता था पुराने जमाने में, कि सबमरीन पानी के नीचे है तो ऐसे करके कोई निकालेगा तो इसके मदद से ऐसे देख के पानी के ऊपर क्या चल रहा है वो देख सकता है विदाउट ब्रिंगिंग द शिप फॉरवर्ड अबव द सरफेस। सो वाटर की ये लाइट है यहाँ पे, इससे टकराई, देन इट वेंट लाइक दिस, इससे टकराई, एंड देन यहां से टकरा के ये, तो यू आर एबल टू सी कि बाहर क्या चल रहा है एट दिस लेवल। सो दिस इज एसेंशियली पेरिस्कोप। तो जो टू मिरर्स हैं वो किस एंगल पे होते हैं आपस में? दे आर एट व्हाट एंगल विथ ईच अदर? दे आर एट 90 डिग्री विथ ईच अदर, ठीक है। ये किस एंगल पे लगे हुए हैं? नहीं, खुद से, अच्छा क्या पूछा है? द टू प्लेन मिरर्स आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, तो यस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल तो है, एक दूसरे के पैरेलल ही हैं। और लाइट किस एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रही है? लाइट इज रिफ्लेक्टिंग एट 90 डिग्री, ठीक है। सो एक दूसरे के तो पैरेलल हैं, यस एक दूसरे के पैरेलल हैं, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इतना ही आज के लिए, इतना ही। सो इट वाज अ रैपिड फायर सेशन आज के लिए। आई होप यू आर एबल टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम टुडेज सेशन। जो जो होमवर्क के क्वेश्चंस दिए थे, आई होप यू आर एबल टू सॉल्व दोस होमवर्क क्वेश्चंस, ठीक है। मजा आया आज के सेशन में? तो बताना कैसा लगा, सेशन से फायदे हो रहे हैं या नहीं। डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन द ऑप्शंस आल्सो, और यू जस्ट वांट कि केबीसी टाइप का खेले, क्वेश्चन आंसर, ठीक है। बिल्कुल 80% तक अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। कीप डूइंग इट। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो जो भी आपके सजेशंस हैं यार, आई वुड अपलोड द वीडियो, उसके बाद आप अपने सजेशंस बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ये सीरीज कंटिन्यू रहे एंड इसी तरीके से आप लोगों के लिए और भी सारी चीजें होते रहे, प्लीज शेयर द सेशन, स्प्रेड द वर्ड, बिकॉज इट हेल्प्स द यूट्यूब एल्गोरिदम टू पुश द सेशन टू मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो प्लीज शेयर करें और लाइक करें एंड वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें, मल्टीपल टाइम्स वॉच करें। जो कॉन्सेप्ट नहीं आया, जो होमवर्क के लिए चीजें बताई, जिस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, उन्हें नोट डाउन करें, रिवाइज करें मल्टीपल टाइम्स उसी टॉपिक को। देयर इज नो नीड टू रीड अ लॉट ऑफ थिंग्स राइट नाउ, जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स दैट यू आर वीक एट एंड कीप रिवाइजिंग देम, ठीक है। मॉक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं देख रहे, मॉक दो मत, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दे आर द बेस्ट मॉक दैट यू नीड टू डू, ठीक है। ओके, so that's all from my side here. I hope you enjoyed it. We'll meet again. Till then, bye bye. Jai Hind.